इस वर्क को समझ के आईना मेरे शेरों में देखना खुद को। मुझे अक्सर शायरों ने अपने मजमुए देते हुए इस किस्म के कई अशार पढ़े। मैं बेचारी खुद को कितने आईनों में ढूंढती फिरूं। हमारे यहाँ तो आइन महफूज नहीं, आईने क्या चकनाचूर ना होंगे? मगर कोई मेरे दिल से उठने वाले मिसरों को पढ़कर देखे कि उनमें कौन कौन नजर आता है। आवाज़ की बज़ाहिर धीमेपन और अंदाज की शाइस्तगी के बावजूद इस संगीन सफ़र, इस संगीन ज़िंदगी को किस मुश्किल से गुजारा है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और कभी उफ तक नहीं की मैंने। मेरे दिल की किताब पढ़ने वाला अपने सीने में दुख की एक तेज़ धार कटार उतरती हुई महसूस करेगा, लेकिन इस दर्द के साथ साथ एक गुदगुदी सी उसके वजूद को गुदगुदाती हुई चली जाएगी। एक ज़माना था जब मरहूम कर्नल साहब मुझे मुशायरों में ले जाया करते थे। उस ज़माने में न जाने मेरे क्या क्या नाम मशहूर हो गए। शमाए महफिल, जाने गज़ल, वजह गज़ल और मौज़ूए सुखन और न जाने क्या क्या। मेरे ख़्याल में जितनी गज़लों की वजह मैं बनी होंगी, इतनी गज़लें तो मुन्नी बेगम ने भी न गाई होंगी। वैसे भी शायर के हाथों में हाथ देकर, उसकी आंखों में घूरते हुए, उसी की रिक्कत आमेज़ लहजे में, उसी की ज़बानी, उसी की गज़ल सुनना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जब से मेरे मुंह को यह चस्का लगा है, मुझे किसी की गाई हुई गज़ल पसंद ही नहीं आती। गज़ल का भी मामला कुछ अजीब है। लिखे मर्द और गाएं औरतें। अगर मैं कभी मिनिस्टर ऑफ कल्चर बन गई तो औरतों के गज़ल गाने पर तो बैन लगा दूंगी। कितनी बदमज़गी की बात है। फरीदा खानम उस इश्क को रो रही हैं जो उनसे छूट गया। इकबाल बानो दश्ते तन्हाई में भटक रही हैं, और ताहिरा आजकल राग परदेसी अलाप रही हैं। हकीकत इससे कितनी मुख्तलिफ है ये मैं जानती हूँ, और आप भी। गज़लों को बैन करने के अलावा हमायूं सईद, मारिया वास्ती और सादिया इमाम पर भी बैन लगा दूंगी कि अगर 5 साल तक टीवी पर नजर आए तो भयानक नताइज होंगे। कुदरत की अजब सितम ज़रीफ़ी है कि कोई शख्स अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता। वो आईनों का मोहताज रहता है। हर कोई ऐसा आईना चाहता है जो एक अच्छे फोटोग्राफर की तरह उसे उसका बेस्ट एंगल दिखाए। मैंने सुना है कि परवेज़ भाई अपनी जेब में 2-2 आईने रखते हैं। एक आईना वो जो उनके शौकत अजीज़ उनको दिखाते रहते हैं, और एक आईना वो जो लाल हवेली वाले शेख जी उनको दिखाते हैं। अरे परवेज़ भाई, मुझे कह दिया होता, मैं तो मुजस्सिम शीश महल बनकर अपने अंग अंग में सजे हुए शीशों में आपका चेहरा, आपके अक्स का हर जाविया आपको दिखा देती, बल्कि कई नए एंगल्स भी डिस्कवर कर लेती। खैर, ऐसे आईने सिर्फ मोहब्बत करने वालों के पास होते हैं, और मुझसे मोहब्बत करने वालों में कितने ही अदीब, शायर और कलाकार शामिल हैं। मगर इन सब के तिलिस्म में मैं एक लम्हे को भी किसी फरेब का शिकार नहीं हुई। हाय जानीस, I know my true beauty has never been exposed by any lens or reflected in any mirror. Don't get me wrong, I'm not being pompous, I'm just being realistic. मुझे हमेशा से इंतखाब की आज़ादी पसंद है, तसल्लुत नहीं। इंसान के बुनियादी हक, उसकी बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, जीने की आज़ादी, चाहने की आज़ादी है। मुझे वो आवाज़ें कितनी अच्छी लगती हैं जो मोहब्बत का, आज़ादी का, जमहूरियत का प्रचार करती हैं, और कितने ही अरसे से ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, और सुनी भी तो पिंकी के मुंह से या नवाज डार्लिंग के। और यकीन कीजिए, इन दोनों की आवाज़ में अब कोई तासीर नहीं। मगर आज मेरे यहाँ मेरे एक बहुत पुराने कदरदान तशरीफ़ लाए हैं। इनकी ज़बान में ऐसी काठ और ऐसी मिठास है जो सीधी रूह तक उतर जाती है। जब भी मेरे यहाँ आए, कोई फूल या तोहफ़ा नहीं, अपनी कोई नई गज़ल साथ लेकर आए, और यकीन कीजिए मैंने इनके अशार को हमेशा फूलों से महकता हुआ पाया। तशरीफ़ लाए हैं मेरे पसंदीदा शायर अहमद फराज। आइए आइए फराज साहब, तशरीफ़ लाइए।
फराज, आज मुझे इतनी खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे से इस तरह मिल रहे हैं। मरहूम कर्नल साहब के गुजरने के बाद शायद ये हमारी पहली मुलाकात है। उससे पहले बहुत दिल चाहता था कि कभी साथ बैठें, कुछ मैं आपकी सुनूं, कुछ आप मुझे अपनी सुनाएं, लेकिन मौका नहीं मिला। कहिए, आपको कैसा लग रहा है मुझे देखकर आज? मुझे तो खुशी हुई। बाकी रही बात कर्नल साहब की, कर्नल हो जनरल हो, उनसे तो हमारा हमारा कभी मेल हुआ नहीं। मिलते तो उन्हें शायद इतना दुख न पहुंचता। अरे, कर्नैलों का और जर्नैलों का अदीबों से क्या मेल और कहाँ कोई मेल। फराज, मुझे ज़ाहिर की मुस्कुराहट से बातिन का दुख ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिरी मुस्कुराहट नापायदार होती है, इसके बरक्स अंदर के दुख वो सिसकियाँ लेने पर मजबूर कर देते हैं, जिनकी शिद्दत से दिल पिघल जाते हैं। सच कहो, तुम्हारे शेर भी बातिन की सिसकियाँ ही हैं ना? पता नहीं मेरे शेर क्या असर करते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि बहुत से लोग मेरे शेर पढ़ते हैं और उन्हें इसी वजह से उसकी कदर करते हैं, मेरी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। फराज, सच बताओ कि तुम्हारे शेरों का असल मुहर्रिक कौन है? हुस्न बेमिसाल या इश्क ला हासिल? इश्क होता है, जाहिर है। हर शख्स को होना चाहिए, हर सेंसिबल आदमी को। और जिसमें भी थोड़ा सा दर्द पैदा होता है, शायरी हो या फ़न कोई भी हो, तो उसके लिए बुनियादी तौर पे जुज़ आज़म इश्क ही होता है। फराज, तुम मेरे यहाँ बैठे हो, डोंट बी डिप्लोमेटिक। बताओ, इश्क की सुनाओ। इश्क समझा नहीं जा सकता, किया जा सकता है। कितने इश्क किए? इश्क तो एक ही होता है, उसके सिलसिले आगे चलते हैं फिर। फराज, तुम ही बताओ, मैं उस दुख का क्या करूं जो इश्क ला हासिल की देन है। तुमने तो अपने दिल की सिसकियों को शेरों में ढालकर एक ज़माने को अपना दीवाना बना रखा है। मुझे बताओ, मैं क्या करूं? आप भी इश्क करें और शेर कहने शुरू कर दें। अरे, इश्क तो किया, लेकिन ला हासिल साबित हुआ। इश्क ला हासिल। बहुत दिल करता है कि कभी अपने जज्बात को, अपने एहसासात को वैसे एक्सप्रेस कर सकूं जिस तरह, जिस खूबी से तुमने अपने एहसासात को एक्सप्रेस किया, और उस हुस्न से, उस खूबसूरती से कि जिससे हर कोई रिलेट करता रहा, हर कोई पढ़ता रहा और यही समझता रहा कि शायद मेरे ही जज्बात कहे जा रहे हैं। ये कहाँ से आई? गालिब कह गया ना, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बात वही होती है कि शायरी, बल्कि शायरी का सबसे बड़ा हुस्न यही होता है कि हर कोई समझे कि मेरे दिल की तर्जुमानी हो रही है, और बस यही कुछ इसकी खूबी है, इससे ज़्यादा नहीं। फराज, आपको याद होगा, आपने जो नज़म मेरे लिए लिखी थी, सुना है, उसका वो शेर भी याद होगा, सुना है रग़बत, सुना है उसको रग़बत है तबाह हालों से। तो जानते हैं, तबाह हालों को तबाह हालों से ही रग़बत होती है। आप शायर लोग ये क्यों प्रिज्यूम कर लेते मैं हैं? इसको ठीक कर दूं थोड़ा। जी। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से। ख़राब हालों से? हाय, मैं तो तबाह हाल ही समझती रही आज तक, अपने हाल से रिलेट करती रही उसको। नहीं नहीं, माने एक ही हैं, हाँ जी। लेकिन वज़न में फ़र्क पड़ जाता है। खैर, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये शायर लोग जो होते हैं, ये कैसे प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हर हसीना अपनी जगह फुलफिल्ड है, आसूदा है, मुतमईन है, अपने इश्क का रोना रोते रोते ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसके इश्क में आप आहें भर रहे हैं, वो खुद भी किसी की जुदाई में खून थूकती होगी? बताओ फराज, मैं तो हम नहीं हसीनाओं समझता। को संगदिल क्यों समझते हो? नहीं, हम तो ये नहीं समझते। आप मतलब बाद लोग समझते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं समझता। मैं तो उनको भी इंसान समझता हूँ, उसके भी जज्बात होते हैं, दूसरे फरीक के भी जज्बात होते हैं। तो मैं तो इसीलिए उनके जज्बात का एहतराम करता हूँ और तो फिर मोहब्बत करता हमेशा हसीनाओं से शिकायत ही क्यों की? हूँ। हमें तो कोई नहीं शिकायत की, हसीनाओं को होगी, उनकी और वजूहत होंगी। हाँ, और मैं ये समझती रही कि आप ये समझते हैं कि हम हसीनाओं को इश्क का मर्ज़ नहीं हो सकता शायद, जैसे। असल में बात यह है, नवाजिश के हैं, मिसेज नवाजिश, सॉरी, हैं नवाजिश, कुछ नज़र आते हैं कुछ। आप मुझे नाजी पुकार सकते हैं। अच्छा, नाजी, हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो नाजी, बात यह है कि इश्क हर शख्स का जुदा होता है। आप
का इश्क, जैसे एक शेर में मैंने कहा कि मोहब्बत अपना अपना तजुर्बा है, यहाँ फरहाद व मजनू मोतबर नहीं। फरहाद का इश्क अपना हो सकता है, मजनू का अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। तो इसलिए इश्क के मुख्तलिफ शेड्स हैं, और हर किसी को उसका खुशी भी उतनी है और दुख भी उतना ही है, महसूस होता है। उसकी कंटेनर्स की बात है कि कितना कोई कंटेन कर सकता है उससे, बस। आपकी नज़र में महबूब को रिफ्यूज़ल या रिजेक्शन का हक देना क्या मोहब्बत की महराज नहीं है? पता नहीं, इश्क लालची होता है, वो ये हक नहीं देना चाहता तो नहीं देता। इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है, और मेरा ख्याल है हर एक का ज़र्फ इतना नहीं होता कि महबूब को भी रिफ्यूज़ल का हक दे सके। वैसे होता यही है। तो क्या इश्क में फिर ये शर्त ज़रूरी है कि जिससे आप इश्क करें वो आपसे ही इश्क करे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो अपने इश्क की बात कर रहा हूँ ना, दूसरे के इश्क की बात नहीं कर रहा। उसको भी उतना ही हक पहुँचता है जितना मुझे हक पहुँचता है कि मैं किसी को पसंद करूँ, तो उसको भी पूरा हक है। अपने इश्क की बात फिर खुलकर बताइए ना। यही मैंने बातें कर ली आपसे, जितना इसका जो कुछ मुझे इश्क के बारे में कहना था, ये तो मैंने तस्लीम किया कि इश्क हुआ मुझे, और है अभी तक उसकी चिंगारी, उसका शोला मौजूद है। इसलिए तो मैं शेर कह रहा हूँ, जिस दिन ये शोला बुझ गया, शेर फिर कहना शायद खुद ही बंद हो जाए। हमारे यहाँ जो लोग मांगे तांगे के इश्क पे शेर कहते हैं, इसलिए उनके शेरों में जान नहीं होती, या उनको आप पसंद नहीं करती, कि उसमें जो असली जज्बा होता है वो गायब होता है, वो आग गायब होती है। अभी आपने एक स्पार्क की बात की, ये स्पार्क ये कब कब व्हेन डिड यू डिस्कवर दैट इन योरसेल्फ? माजी में जाते हैं, जी, चलते आपने हैं। शेर किस उम्र में कहने शुरू किए? हाँ, मैंने शेर तो 9वीं 10वीं जमात में कहने शुरू कर दिए थे, और जाहिर है कि वो 14-15 साल की उम्र थी जिसमें शेर कहने शुरू किया, और उसकी शेर कहने का सबब भी क्लास फेलो ही थी 9वीं 10वीं की। उससे बैठ के हम होमवर्क करते थे, तो उससे शेर शायरी का सिलसिला शुरू हो गया, उसी से वो बैतबाजी शुरू हुई। तो हमें ये इतने शेर याद करके भी जाते थे, लेकिन वो जीत जाती थी। हमने सोचा ये तो गुजारा ऐसा नहीं होगा। वो तो जीत जाती थी कि आप जानबूझ के उनको जिता देते थे? नहीं, मेरे पास इतने, उसके पास शेर बहुत याद थे उसे, तो मुझे फिर अपने घड़ने पड़े। वो शेर घड़ना जो था, वही हमें इस बीमारी में मुब्तला कर गया। आए, और ऐसे ऐसे शेर गढ़ गए आप, ऐसे ऐसे शेर गढ़ गए जो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कनें बन गए वो शेर। बस वो इत्तेफाक की बात है, वरना कोई मेरी शायरी में कोई ख़ास ऐसा वो तो नहीं था। मैंने तो कभी ये सोच, मैं ऐसा शेर ना अपने कहिए। लिए कहता हूँ, और अगर लोगों को पसंद है तो ये मेरे लिए अच्छी, मतलब मुझे खुशी होती है। मैं तो लेकिन हमेशा इस खुशफहमी का शिकार रही कि आप शेर मेरे लिए कहते हैं, और बस मुझे यकीन है कि अच्छी, मेरी तरह हाँ, आपके शेर पढ़ने वाली, आपकी शायरी में दिलचस्पी रखने वाली हर हसीन औरत यही सोचती होगी, तो यही अच्छी समझती बात है। होगी कि फराज ने ये शेर मेरे लिए कहा है। तो मुझे तो कोई इसमें एतराज़ नहीं, अगर वो उसे खुशी मिलती है, वो ये समझती है कि वो मेरे लिए है, तो वेल एंड गुड। मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर दूसरों को ये समझ, दूसरों के जज्बात की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, या मेरे शेर कर रहे हैं, या वो ये समझें कि मेरे लिए कहा गया, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, हो सकता है उसी के बारे में कहे गए हों। अच्छा फराज, मुझे ये बताइए कि अपनी लिखी हुई गज़लें आपको किसके लबों से सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? किस गुलकारा की आवाज़ पसंद है? वो कौन सी गुलकारा है जिसने आपकी लिखी हुई गज़ल के साथ सबसे ज़्यादा इंसाफ किया? देखें, नाम तो मैं इसलिए नहीं लूँगा कि बहुतों का इसमें भला नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि कुछ गज़लें बहुत ही अच्छी गाई गई। उनमें चंद नाम मैं ले सकता हूँ, मसलन मलका नूरजहान थी, मेहदी हसन हैं, महनाज बेगम हैं, तायरा सैयद हैं, अ, शहनाज हैं, लता। वैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान किन किन का नाम गिनाऊँ, लेकिन कई कई
गज़लें मुझे पसंद आई गाई हुई, कई नहीं भी अच्छी लगी, और अब भी लोग गा रहे हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन रेडियो टेलीविज़न वालों की अपनी मजबूरी है और उन पे बस किसी का नहीं चलता, लिहाजा मैं होता तो मैं बैन कर देता। मैंने कई दफ़ा ने कहा कि प्लीज़ मेरी गज़लें न गवाएं, लेकिन वो उनका भी कसूर नहीं, उनको अगर अच्छी लगती हैं, वो गाना चाहते हैं तो गाने गाएंगे। अच्छा, किस गुलकारा को देखना, गाते हुए देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? असल में गुलकारा को या गुलकार को गाते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्लें इस तरह बनती हैं गाने के दौरान। कम गुलकार हमारे ऐसे हैं जिनको गाते हुए देख के तकलीफ़ ना हो, लगता है वो जैसे किसी एक कर्ब से गुज़र रहे हैं। तो इसीलिए बाज़ गुलकाराओं को रेडियो पे सुना जाए तो अच्छे लगते हैं, टेलीविज़न पे नहीं। अच्छा, अब एक मुश्किल सवाल, मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे जवाब सच सच बताइएगा, और डिप्लोमेसी से काम नहीं लेना आपने। सच की कैद क्यों है? जवाब तो जवाब होता है। जवाब जवाब होता है, लेकिन कभी इंसान चंद चीज़ों के तकाजे, चंद वजूहात की बिना पर अपनी दिल की बात शायद नहीं कह सकता। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, आप अपने दिल की हर बात कर डालें आज। हर बात मुश्किल बात है ना। चल, एक चंद बातें तो कर सकते हैं ना। अच्छा, फिल्मों के लिए क्यों नहीं लिखते आप? जावेद को देखें, शबाना का मियाँ, जानते हैं ना शबाना को, बहुत अच्छी, कैसा कामयाब है। एक एक गीत के इतने पैसे ले रहा है जितने लोगों को दीवान के नहीं मिलते। तो पैसे तो कोई चीज़ नहीं है, पैसे तो मुझे पैसों की कमी नहीं है। मेरे पास मुमकिन है 10 रुपये हों, मैं उस 10 रुपये से खुश हूँ। उसके पास 100 रुपये हों, मुमकिन है वो खुश ना हो। पैसे नहीं हो। बात तो ये है, मुझसे राज कपूर ने भी कहा कि मेरे लिए फ़िल्म, रशिया में हम थे तो उसने मुझसे कहा कि मेरी फ़िल्म के लिए लिखो, बल्कि बम्बे में गया तो मुझे ले गया, अपने घर ले गया, सिनेमा हाउस जो उसने अपने लिए ख़ास बनाया हुआ था उसमें ले गया। और मैं फिल्मों, मैंने कहा किताबों से उठा ले, मेरी जो चीज़ें मेरी फिल्मों में आई हैं मेरी चीज़ें, लेकिन उन्होंने मेरी किताबों से उठाई हैं, मैंने उनके लिए नहीं लिखा। एक दफ़ा लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा ये लफ्ज़ ज़रा बदल दे। मैंने कहा इसमें क्या ख़राबी है? उसने कहा ये ज़रा मुश्किल है। तो मैंने कहा बुरी बात है, एक लफ्ज़ आप भी सीख लिया करें। तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं यार, ये हमारा काम नहीं है, हम अपने लिए कहते हैं। किसी को पसंद है, रंजिशी से या जितनी मेरी गज़लें हैं फिल्मों में आई हैं, वो किताब से उन्होंने लिए, मैंने उनके लिए नहीं लिखी। तो इसकी क्या वजह है? क्या संजीदा शायर फिल्मी गीत को सीरियसली नहीं लेते? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कि मैं उसकी कोई ऐसी चीज़ समझता हूँ कि वो तौहीन वाली बात है, या बस मेरा मिजाज नहीं है। मैं अपने लिए शेर जब कहता हूँ तो अपने लिए कहता हूँ, और उस वक्त मेरी ख़ास मेरे ज़हन की कैफियत होती है, और ख़ास मंज़र मेरे सामने, ख़ास लोग होते हैं जिनको मैं मुखातिब करके या अपने आप से बातें करते हुए वो लिखता हूँ। मैं फरमाइशी चीज़ें नहीं लिखता, वो मसनूई हो जाती हैं। वो जैसे आपने कहा ना, पैसे के लिए लिख रहे हैं या शोहरत के लिए लिख रहे हैं, उसके नो, आई कांट डू दैट। फराज साहब, यकीन कीजिए, आज मैंने अपने यहाँ एक ऐसी हसीना को दावत दे रखी है, ख़ास आपके लिए, जो आपकी गज़लों का रुख मोड़ देगी। वाकई? हाँ। शी इज़ ऑल द रेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों मुल्कों में धमाके करती फिर रही है, और मज़े की बात यह कि उसका ताल्लुक ना तो ISI से है, ना रॉ से, और ना अलकायदा से। अच्छा, Isn't that great? धमाके फिर भी कर रही है, और धमाके करती फिर रही है। अच्छी बात है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज आई थिंक उसने अपना जो एक मकाम बनाया है, बम्बई और लाहौर को फतह करने वाली ये लड़की, मैं कहती हूँ कि ज़रूर इसके अंदर सिकंदर आज़म का खून होगा। मेरी मीरा जान। मीरा, यू लुक गॉर्जियस। लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, तुमसे नाराज़ हो गई हूँ मैं। आज फराज साहब के आने की खुशी में मैंने अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी निकाल कर पहनी, और तुम क्या आई और क्या हसीन जोड़ा पहन कर आई कि मेरी साड़ी तो अब फराज साहब को दिखाई नहीं देती होगी। कहाँ से लिया खूबसूरत सा जोड़ा? ये जोड़ा मेरी बहन ने डिज़ाइन किया है, अक्सा ने।
It's beautiful, Meera, and I love your earrings also. Thank You you look so much. absolutely gorgeous. I darling. bought it from I'm in London. मीरा जानी, कुछ लोग आसमानों के सितारे तोड़ने का ख्वाब देखते हैं, और वो लोग जो उन सबों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, they are the true heroes of this world. And you, my Jaan, are a true heroine. तुम्हारी कितनी भी तारीफ की जाए, वो कम होगी. सुना है कि तुम दुबई शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हो, क्यों? सबसे पहले आदाब, आदाब। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं, मेरा आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। आपको स्क्रीन पे मैंने बहुत देखा, हाँ जी। और मिलने की ख्वाहिश भी थी। इत्तेफाक से आज इनकी वजह से, बेगम नवाजिश की वजह से, इनकी नवाजिश है, मैंने इनको बुलाया। और बेगम साहिबा, इट्स सो गुड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मीरा मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एक्सेप्टेड माय इनविटेशन एंड कमिंग ओवर. मुझे Thank बहुत you. खुशी हो रही है It's तुम्हारे honor for आने की. me. अच्छा, हम दुबई की बात कर रहे थे कि क्या तुम दुबई शिफ्ट करने के बारे में सोच रही हो? दुबई? पहले आप बात कर रही थी सितारों की, और सितारों की बात के बाद दुबई, एक छोटा सा शेर जिसको हमने खुद लिखा है, और फिराज साहब को भी आई थिंक पसंद आएगा. ये हमने खुद लिखा है. मंजिल मंजिल से पूछती है, मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल. वाह वाह. मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल. हर मंजिल पर पहुंचकर सोचते हैं शायद यही है मंजिल. मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नज़ारा सुहाना. मंजिल पर पहुंचकर दूर की मंजिल का नज़ारा सुहाना, और शायद इसी कश्मकश में है ज़माना. बहुत खूब मीरा. वेल सेड मेरी जान. बस मंजिल. तो तुम मंजिल की तलाश में हो. आई थिंक लेकिन मंजिल तो तुमने पा ली मीरा. आज जिस जगह पहुंच गई हो तुम, ये जगह, ये मकाम हमारे मुल्क की जितनी भी लड़कियां हैं शो बिजनेस के अंदर, जितनी भी लड़कियां हैं, वो मेरे ख्याल में तमाम ये ख्वाब देखती होंगी फराज. बिल्कुल, हाँ. तमाम ये चाहती होंगी कि वो उतनी ही मकबूल हों, उतनी ही फेमस हों. उनके बारे में भी इसी तरह. मैं गई इंडिया, फराज, मेरा आई हैड दिस लिटिल ट्रिप टू इंडिया अबाउट 2 months बैक. सोनिया ने बहुत इंसिस्ट करके बुलाया था, जाना ही पड़ा, मना नहीं कर सकती थी उसको. राजीव से पुराने ताल्लुकात हैं. तो वहाँ जब गई तो 6 दिन मैं देखती रही कि हर रोज़ अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर मीरा की तस्वीर. कभी मीरा दुआएं मांग रही हैं दरगाहों पे जाके, कभी मीरा एयरपोर्ट से आ रही हैं, कभी मीरा एयरपोर्ट से जा रही हैं. तो बहुत खुशी हुई एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हर एज अ पाकिस्तानी कि इसने इंडिया के अंदर इतनी अपने लिए इज्जत और नाम कमाया. तो इसके बाद अब कौन सी मंजिल है मीरा जिसकी तलाश है? मंजिल कुछ नहीं है. ये बात सच है कि इंडिया में हमें इतनी इज़्ज़त मिली, इतना प्यार मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली कि शायद हमने कभी ख्वाब में भी, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी इज़्ज़त मिलेगी. और पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से स्पेशली महेश जी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया. सुभाष जी से मुलाकात हुई, यश चोपड़ा जी से मुलाकात हुई, संजय दत्त का उनका हमने शो किया सुनामी के लिए. उन्होंने इनविटेशन भेजा, हमें बुलाया और ख़ुद आए हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए. अनिल कपूर, ही इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन. रानी मुखर्जी, शी इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ रियली नाइस. एंड शाहरुख, सुहेल खान जो सलमान के भाई हैं, सलमान, उर्मिला, जितने भी जब भी किसी फंक्शन में मिलते हैं इतनी रिस्पेक्ट से मीरा जी, मीरा जी. मैं कहते प्लीज़ फॉर गॉड से मुझे मीरा कहें. नहीं मीरा जी, वी रियली रिस्पेक्ट यू मीरा जी. एंड अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत प्यार मिला और बहुत नाम मिला. अल्लाह का शुक्र. आई एम वेरी एक तरह हैप्पी. से मीरा यू डन अ ग्रेट. तुमने बड़ी मज़े की बात की, इज़्ज़त की तुमने बात की एज अ पाकिस्तानी. इस वक्त जो एक आजकल एक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CPMs की बात हो रही है, ट्रेड खोलने की बात हो रही है, बॉर्डर्स खोलने की बात हो रही है.
फराज साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी नज़र में इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप के इम्प्रूव होने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, दोनों हमसाया मुल्क हैं, रिलेशनशिप तो बढ़ने चाहिए, लेकिन मोहब्बत में मैं तो इंडिविजुअल की मोहब्बत में भी ज़ाती गैरत का क्या हामी हूँ। कौमों में भी गैरत होनी चाहिए, हमीयत होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कौम सब कुछ देती जाए और कदमों पे गिर जाए और दूसरी जो है वो ज़रा गुरूर आ जाए उसमें, और या वो बराबरी अरे की सतह फराज पे ना साहब, हमने तो सिर्फ मीरा दी, कदमों में तो वो गिरे मीरा के। नहीं, वो तो मीरा की अपनी पर्सनैलिटी थी, और बहुत इनने हंगामा बर्पा किया वहाँ, जिस पे यहाँ के कुछ लोगों को मौका भी मिला, लेकिन काफ़ी तकलीफ भी उठाई तकलीफ, हमने, हाँ। काफ़ी तनकीद भी बर्दाश्त की, वो और तो अभी बस- तक नहीं तो वो तो होता है, फिर लोगों ने ऐसे काफ़ी तनकीद की और हमने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। बिल्कुल करना भी नहीं लेकिन चाहिए। इसलिए कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ शो बिजनेस, और जहाँ पे कभी अच्छा है तो साथ साथ थोड़ा सा बुरा भी हो तो आई डोंट माइंड। मीरा, मेरी जान, तुमने अभी तनकीद की बात की ना, ये जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इस बिल्कुल वक्त, जी। अहमद फराज साहब, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जेलें काटी, इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर कैद तन्हाई काटी इन्होंने, ये मुल्क बदर हो गए, लिखते My थे। God, तो किस इनसे लिए? पूछो तक, आप सुनाइए ज़रा कहानी हमें अपनी भी थोड़ी सी। नहीं तो मतलब है इस रास्ते में तो ये चीज़ें होती हैं, और आपका रास्ता तो खैर इतना वो नहीं है, उसमें तो सिर्फ सेट पे ही आदमी जेल में चला जाता है या लेकिन हमने तो ये अपनी शायरी की वजह से, और कोई हमने कोई डाका थोड़ा डाला था या किसी कोई लड़ाई में हिस्सा लिया था या कोई चोरी की थी। यही था कि शेर कहते थे, और जो सच बात थी वो फिर तो फौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने नज़्म लिखी थी, मुहासरा और पेशावर कातलो। उसके बाद हमें फ़ौजी पकड़ के ले गए, फिर हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, ब्लाइंड फोल्ड करके ले गए थे। फिर हमें कराची से शहर बदर कर दिया गया था। अभी तक मुझे वो याद है कि अहमद फराज इज़ हियर बाई एक्सटेंड फ्राम कराची, he is not allowed to enter, stay or reside in the province of Sindh for 1 year. तो वो भी है, वो निकाल दिया गया, जहाज में बिठा के इधर भेज दिया गया। फिर ये भी हुआ कि हमें जब देखा कि अपने मुल्क में नहीं रह सकते तो फिर बनवास लेना पड़ा। आपकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है मीरा कि हर वो इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो कुछ बड़ा सोचता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, उसकी राह में बहुत सी रुकावटें आती हैं। लोग उसकी राह को उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इन रुकावटों से कभी डरना नहीं चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं। कभी घबराना नहीं चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर भी हीरोज़ के साथ काम किया, इंडिया में भी हीरोज़ के साथ काम किया, हीरोज़ में क्या फ़र्क था? हीरोज़ में कुछ ख़ास नहीं कुछ ख़ास नहीं, काम में कुछ सिर्फ टेक्निकली, ऑफ कोर्स बॉलीवुड इट्स अ लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड आफ्टर हॉलीवुड, नो डाउट। ये तो आप भी मानते हैं और हम सब भी मानते हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, सब जानते हैं, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन ये है कि टेक्निकली और उनका देर मोर प्रोफेशनल, मोर ऑर्गेनाइज्ड, और वो बन चुके हैं। हमें थोड़ी सी मेहनत की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लाइक लॉलीवुड को ज़रूरत है मेहनत की, और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आजकल तो आप देख रहे हैं लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है कि बहुत दुख होता है इस फेयर में। सम टाइम हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द। इट्स नॉट गुड। इनको बताओ वो दर्द, और आज मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊं, कभी फिल्म बनाने का सोचो ना खुद से, तो इनसे लिखवानी है, गाने इनसे लिखवाने हैं, मुझसे गवाने हैं, तुम्हारी फिल्म हिट हो जाएगी इंशाल्लाह। इनको किसी तरह मना लो। हाँ, ज़रूर ज़रूर। अभी मीरा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, हीरोज़ की बात हो रही थी, और हम आपसे मैं पूछूंगी फराज के, अजीब सी बात है, जब हम कौमी हीरोज़ का जिक्र करते हैं या हम कौमी हीरोज़ की तरफ देखते हैं तो हिंदुस्तान के तो बहुत सारे कौमी हीरोज़ हैं, या शायद वो अपने लोगों को हीरो बना देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर वही कौमी हीरोज़ हैं जो सन 47 में थे,
उसके बाद कौमी लेवल पे किसी को हीरो नहीं बनने दिया गया। और जो इसकी क्या वजह है? जो जिनमें कोई खुसूसियत थी भी जी, तो उनको कंडेम कर दिया गया। ऐसा क्यों है? Why can't we celebrate our stars? बस जैसे हमारे हैं नेशनल हीरोज़ हैं, आई मीन शान हैं और मॉमर हैं, ये एक अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, वो ज़रा ऊंचे लेवल की बात कर रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी जो नेशनल हीरोज अच्छा, नेशनल हीरोज़ में। हाँ हाँ, शादी से पहले आया था मेरे पास एक दफा। अच्छा। शान, मैंने तो बहुत समझाया उसको कि स्टॉप गेटिंग नॉटी। हाँ हाँ, शादी से पहले आया था, मैंने तो उसको बहुत समझाया कि क्या कर रहे हो, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन बेवकूफ मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। अब देखो कितना मोटा हो गया। He's gained so much weight. I don't know what she feeding him. पता नहीं औरतें इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं अपने हस्बैंड्स के बात मुतालिक। मुझे एक चीज़ महसूस हुई है कि मीरा इज़ अ सुपरस्टार, लेकिन मीरा ने अभी तक जिन हीरोज़ के साथ काम किया है वो कुछ बी ग्रेड ही हैं। मुझे ये बताओ कि when do I get to see मीरा acting opposite सलमान खान? वेरी सून। अभी हमने सलमान के साथ एक प्रोजेक्ट फाइनल किया है और उसकी शूटिंग मई में शुरू हो रही है। सलमान खान एज ऑपोजिट काम कर रहे हैं और डायरेक्ट जो कर रहे हैं उनके भाई सुहेल खान। अच्छा, हमारी अनारकली आपके साथ बराबर में बैठी है। जी। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी अनारकली के लिए इस वक्त कोई इनको देखकर कोई शेर आपका अपना लिखा हुआ, कोई गजल, कोई नज़म आपको याद हो रही हो अभी तो हुस्न आपने के ऊपर सुनाई कहीं ना। भी, वो तो आपने मेरे लिए सुनाई थी हाँ, ना। तो आपके लिए वो मैं सुनाई शेयर ना। नहीं कर सकती, वो अरे, मेरी वो थी। तो हर एक के लिए थोड़ा मैं शेयर कहता हूँ फिर। फराज साहब, रियली। अच्छा मीरा, तुम मुझे बताओ कि जब से तुम इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया भर के अंदर एक इंटरनेशनल स्टार बनी हो, तब से तुम्हारी कोलीग्स जो है वो या तो खसियानी बिल्लियों की तरह खंबे नोच रही हैं या ये कहती फिर रही हैं कि अंगूर खट्टे हैं। हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मीरा के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अच्छा, आई थिंक मुझे नो कमेंट्स, मुझे ये और मीरा ने मुझे- सबसे आसान तरीका भी इख्तियार कर लिया सवाल से बचने का, नो कमेंट्स। हाँ, अच्छा मुझे no बताओ अपनी कोलीग्स में से सबसे ज़्यादा करीब किसके हो? हमारी बहुत दोस्ती है बाबरा से। बाबरा, शी इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड रानी मुखर्जी, शी इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ऑल्सो रेशम से बहुत दोस्ती है। मेरी जो छोटी बहन है अक्सा, उनसे बहुत दोस्ती है। अम्मी से बहुत दोस्ती है। तो ये हैं जो हमारे। That just बहुत- reminds me, फराज साहब, कि अभी पूजा से आप बहुत बाबरा दोस्ती- का नाम लिया बाबरा, शी इज़ रियली गुड। मीरा ने। बाबू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर माई सेल्फ। बाबा अभी जब शरीफ- आपसे मैंने अदाकारों का और अदाकारों का हाँ, जिक्र नहीं, करने को मुझे बोला आता था, है, बिल्कुल तो जी। आप शबनम को, शमीम आरा को, जेबा को, बाबरा को आपने इस दौर की हमारी इन हसीन अदाकारों का जिक्र ही नहीं किया। देखिए, इनके साथ मैं ईरान रशिया में था। जी, मैंने फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं इंटरनेशनल, और वो शायद इसलिए मुझे उन्होंने डेलीगेशन में डाल दिया था कि 2-4 चीज़ें मेरी फिल्मों में आई थी। बहरहाल बड़ी अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान की तहजीब की बात हो रही थी, मतलब कल्चर की। कल्चर की बात हो रही थी। मैं तो यही समझती रहती थी कि पाकिस्तान के अंदर अब एक ही कल्चर बचा है, वो एग्रीकल्चर है। वो भी नहीं रहा, उसको भी अमेरिकन सुंडी खा गई बेचारी को। बिल्कुल। वो तो बाहर से अब प्लीज़ हम, इतना बुरा भी नहीं है, ऐसा मत कहिए। नहीं वाकई बुरा है। ये बात है कि नहीं, हम ये बहुत हमारा बेहतर- खुद बात हसीन सुनने, होना, हमारा आंखों में हुस्न है तो मुझे मुल्क चीज़ें सही लगती एग्रीकल्चर हैं। मुल्क था, हाँ, और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्याज और क्या क्या नाम है वो लहसुन लहसुन भी और import कर रहे लहसुन हैं। और वो भी तो कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि आपकी सब्जियां तक आ रही फिल्में हैं। इंपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं? फिल्में होनी चाहिए इंपोर्ट। इंडियन फिल्मों को नुमाइश की इजाज़त देनी चाहिए। कंपटीशन नहीं है ना, तो जो माल फिर इनका चालू माल होता है वो बेचारा व्यूअर को और कुछ मिलता नहीं, तो वही कोई देखता है। कंपटीशन आना चाहिए एक हद तक, नॉट दैट इट शुड बी फ्री मार्केट फॉर एवरीवन, लेकिन फ्री फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। 5% 10% ताकि मायार उनका पता Balance चले। हो जैसे हमारी, मेरा लेकिन इसमें सॉरी, एक सेकंड, फ़ोन को बिल्कुल गलत वक्त पर भेजना था। हेलो, क्या कहा? आर की प्रोडक्शन से फ़ोन है? हाय, पता नहीं ऋषि बोलेगा, करीना बोलेगी, करिश्मा बोलेगी, पता नहीं कौन बोलेगा। मैं तो तैयार हो जाऊं।
हाँ जल्दी मिलाइए प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या कहा? रीमा? आर के प्रोडक्शन से? देयर मस्ट बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग। रीमा खान, ये पेशावर का नंबर बॉम्बे से कैसे आ गया? ओह रीमा तुम हो, सॉरी जानी, कैसी हो तुम? व्हाट इज दिस खान बिजनेस डार्लिंग? शादी वादी तो नहीं कर ली तुमने? व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ सही है भाई, दिल को दिल से राह होती है। और हीरोइन को हीरोइन की खबर। मेरे सामने मीरा आई बैठी है, बहुत प्यारी लग रही है, और मेरे फोन पर तुम हो रीमा। क्या मतलब? मेरी मर्जी में जिसको मर्जी बुलाओ, ये मेरा ड्राइंग रूम है। हाँ, और इसमें मूल दुश्मनी वाली क्या बात भला? हाँ हाँ रीमा, खूब किया तुमने। उनकी फिल्म में काम करना गुनाह हो गया। हाँ, और मुंबई के हर प्रोड्यूसर से लेकर हर आउटडेटेड एक्टर तक के साथ खड़े हो के तस्वीरें खिंचवाना बहुत सवाब का काम है ना? कम ऑन जानी, डोंट बी जेलस, हैव अ हार्ट। फराज साहब भी बैठे हैं, यू नो द फेमस पोएट। क्या कहा? पोएट्री का जिम्मा रेशम ने उठाया हुआ है। हाँ हाँ बोलूंगी, कह दूंगी। अभी तुम्हारे सामने कह देती हूँ फराज साहब, रीमा की फिल्म ज़रूर देख लीजिएगा। रीमा खान की, सॉरी। हाँ हाँ सीडी दे दूंगी। अच्छा फ़ोन क्यों किया है तुमने? मखदूम साहब का नंबर चाहिए? हाय वैसे सच है रीमा, यू आर वेरी स्मार्ट बट नॉट स्मार्टर देन मी डार्लिंग। जाओ, मैं नंबर नहीं देती। अच्छा भाई, मीरा बैठी है, फराज साहब बैठे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। आई कांट कीप मीरा वेटिंग फॉर यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, रात में फ़ोन कर लेना दिल चाहे तो। सॉरी जान, रीमा का फ़ोन आ गया था, क्या करती, फ़ोन बंद भी नहीं कर सकती थी। रीमा की फिल्म देखी तुमने? नहीं। नहीं देखी? कुछ सुना तो होगा उसके बारे में? सुना है लेकिन देखेंगे। अच्छी चीज़ें सुनी, बुरी चीज़ें सुनी? टाइम ही नहीं मिला। और अभी हमने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है, और हम अहमद फराज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे लिए कुछ लिखें। आई मीन कोई अच्छा सा टेलीविज़न सीरियल या कोई अच्छी सी फिल्म, या इनके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जरूर करेंगे ये ज़रूर। आपको तो कॉर्नर कर दिया मीरा ने। अब तो आपको और इतने प्यार से कहा मीरा ने, हाँ। ऐसे कोई आपको नहीं कह सकता था। अब तो लिखना होगा आपको। हाँ बिल्कुल, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छा काम। इनका एक शेर जो हमें याद आया, जी। आपका एक शेर है, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। क्या खूब कहा है आपने। बहुत खूब कहा है, और तुमने क्या खूब कहा मीरा। तुम्हारे लबों से सुन के मुझे यकीन है कि फराज साहब को बहुत खुशी हुई होगी। बहुत लेकिन फराज साहब, हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले आपके मुंह से आपकी एक नज़म, और ये जाते जाते मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है फराज साहब, आप मेरा दिल रखेंगे। आप मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। चलिए जाते जाते सुना देता हूँ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, वाह वाह वाह। वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, वाह वाह। वेरी नाइस। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जा। वाह 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 वाह, बहुत खूब।
वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। फराज साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के नहीं, लिए। बहुत अच्छा। आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यहाँ आकर अच्छा लगा बहुत होगा। अच्छा लगा मुझे। मीरा से मुलाकात हुई बिल्कुल, आपकी पहली आपसे दफ़ा। मीरा से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. And Meera, Yeah. thank you so much for बहुत coming. शुक्रिया बेगम Really, it साहिबा। was lovely having you. Thank And you. honestly, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से तुम्हें कहना चाहूँगी कि मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है। थैंक यू सो Keep मच। up, बहुत keep बड़ी- it up, बहुत keep बड़ी up the बात good work. कही। थैंक यू। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों को भी आज अहमद फराज साहब, मीरा की बातें सुनकर, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं बेगम नवाज़िश अली आपकी खिदमत में फिर पेश होंगी, दो बहुत ही अच्छी शख्सियात के साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, कुछ बेहतर जानने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।